नमस्कार, सुर्खियां अखबार के देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल और सुर्खियां अखबार के इस खास शो में शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखपति दीदी सम्मेलन को संबोधित किया है। कहा है महिलाओं के खिलाफ अपराध करना पाप है और इस खबर को तरजीह दी गई है दैनिक जागरण में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को महिलाओं के खिलाफ अपराध को अक्षम्य पाप करार दिया और कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। तो मोदी की ये कड़ी टिप्पणी कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में प्रशिक्षु चिकित्सक के साथ रेप और उसकी हत्या मामले को लेकर के दी गई थी। साथ ही साथ ये भी कहा कि जैसे मुंबई के पास बदलापुर में 2 स्कूली बच्चियों के साथ में यौन उत्पीड़न का मामला जब सामने आया था, इसको लेकर भी प्रधानमंत्री की ओर से तमाम बातों का जिक्र किया गया और महिलाओं के खिलाफ अपराध अक्षम्य पाप है, ये पीएम की तरफ से कहा गया है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात का कई बार जिक्र कर चुके हैं कि देखिए, हम लगातार ये कोशिशें कर रहे हैं कि भारत में कैसे उन कानूनों को भी और ज्यादा मजबूत किया जा सके जिसमें कि खासतौर पर कुछ अपराध महिलाओं से जुड़े हुए होते हैं और महिलाओं की अस्मिता और साथ ही उनके सम्मान पर जब चोट पहुंचती है तो ऐसे में उन कानूनों को और हम कड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो कुछ भी हुआ उसे कोई भुला नहीं सकता और इसके प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम बड़ी बातें कही। बिल्कुल, देखिए, उत्तर महाराष्ट्र के जलगांव में लखपति दीदी सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं की सुरक्षा प्राथमिकता होनी चाहिए, ये बात कही। उन्होंने कहा, माताओं, बहनों और बेटियों की सुरक्षा देश की प्राथमिकता है। मैंने लाल किले से बार बार इस मुद्दे को उठाया है। देश का कोई भी राज्य हो, मैं अपनी बहनों और बेटियों का दर्द और गुस्सा समझता हूँ। बहरहाल, हम रुक करते अगली खबर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का 113वां संस्करण प्रसारित किया गया, जहां पर परिवार पर पीएम मोदी ने कहा कि परिवारवादी राजनीति से होगा प्रतिभा का दमन। और दैनिक जागरण में इस खबर को तरजीह दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार सुबह मन की बात के 113वें एपिसोड में परिवारवाद का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ये जो राजनीतिक रवैया है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। परिवारवाद को खत्म करने की, समाप्त करने की हर संभव कोशिश जो है वो हम कर रहे हैं और इस खबर को तरजीह दी गई है दैनिक जागरण में। हालांकि आपको बताते चलें कि परिवारवाद का जिक्र बीजेपी के लिए या फिर एनडीए के लिए कुछ नया नहीं है। इससे पहले भी कई बार और हर बार परिवारवाद का जिक्र करते हुए विपक्ष यानी कि कांग्रेस पार्टी पर, गांधी परिवार पर और कई ऐसी क्षेत्रीय पार्टियां हैं जिस पर बीजेपी निशाना साधने की हर संभव कोशिश करती है। तो फिलहाल देखिए, ये अखबार की जो कटिंग आप इस वक्त देख रहे हैं दैनिक जागरण की, ये अखबार है और इस अखबार में आप इस खबर को पृष्ठ 9 पर आप देख पाएंगे। परिवारवाद राजनीति से प्रतिभा का दमन होता है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कहा गया। हालांकि पहले भी परिवारवाद पर तीखा हमला बोल चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और साथ ही हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब 113वां ये संस्करण चल रहा था, प्रसारण चल रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां राजनीति पर बातचीत की है तो राजनीति में आने वाले युवाओं को लेकर भी उन्होंने चर्चा की और ये भी कहा कि उनको मार्गदर्शन तलाशने की जरूरत है। साथ ही हम आपको ये जानकारी दे दें कि जिस तरीके से अब तक ये तमाम कोशिशें की गई है कि कैसे युवाओं को राजनीति से जोड़ा जाए, साथ ही ये भी कहा गया है कि हम अंतरिक्ष के ओर भी लगातार अपनी ओर प्रयास कर रहे हैं और ऐसे में चंद्रयान 3 को लेकर के भी जहां भारत ने एक सफलता हासिल की है तो कई ऐसे अब तक भारत के नाम उपलब्धियां दर्ज हुई हैं, उन बातों का जिक्र किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से। तो एक एक करके इन बातों को गिराने का काम इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया जब वो मन की बात कर रहे थे। बिल्कुल, देखिए, और बिना पॉलिटिकल बैकग्राउंड वाले युवाओं का राजनीति में आने से लोकतंत्र मजबूत होगा। मैंने इस साल लाल किले से बिना पॉलिटिकल बैकग्राउंड वाले 1 लाख लोगों को पॉलिटिकल सिस्टम से जुड़ने की बात कही थी। इससे पता चला कि हमारे युवा राजनीति में आना चाहते हैं लेकिन उन्हें सही मार्गदर्शन की जरूरत है। परिवारवादी राजनीति के अलावा मोदी ने तिरंगा अभियान, बच्चों में न्यूट्रिशन को लेकर जागरूकता जैसे 5 बड़े मुद्दों को अपने इस मन की बात कार्यक्रम के जरिए कहा था। उन्होंने आईआईटी मद्रास के पूर्व छात्रों से स्पेस सेक्टर में स्टार्टअप को लेकर भी बात की थी। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 बड़े मुद्दों को लेकर, चाहे उसमें महिलाओं की सुरक्षा हो या फिर परिवारवाद हो, ऐसे ही कई मुद्दों को लेकर
मन की बात में जिक्र किया और जिक्र करते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर परिवारवाद से हटकर कोई युवा राजनीति करेगा तो उसका बेहतर भविष्य हो सकता है और इससे देश का लोकतंत्र भी मजबूत होगा, लेकिन अगर परिवारवादी नेता ही राजनीति करते रहेंगे तो इससे अक्षय खतरे में है। चलिए बहरहाल हम खबरों में बढ़ेंगे आगे और रुक करेंगे अगली खबर का। तो देखिए फिलहाल कई बातों का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किया गया। पीएम मोदी ने साफ तौर पर कहा कि स्टार्टअप पर भी फोकस करना चाहिए। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। रुक करते हैं खबरों की ओर। पुरानी योजना के विपरीत नई पेंशन नीति पूरी तरह से वित्त पोषित होगी और हिंदुस्तान टाइम्स में इस खबर को तरजीह दी गई है। देखिए पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओल्ड पेंशन योजना स्कीम जो है उसको लेकर साफ तौर पर कहा गया है कि उसी के आधार पर अब जो नई योजना लागू की गई है उसका लाभ आपको मिलेगा। तो फिलहाल ये जानकारी आपको दे दें कि जिस तरीके से अब तक राज्य सरकारों की ओर से ये घोषणा की गई थी कि पुरानी पेंशन योजना की मांग बार बार लोगों की ओर से की गई थी, लेकिन अब एक नई पेंशन योजना की शुरुआत यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत में अब लोगों को जोड़ने की कोशिश की जाएगी। इसमें मुख्य अंतर ये है कि पुरानी योजना एक वित्त पोषित योजना थी, जबकि यूपीएस और वर्तमान नई पेंशन योजना या एनपीएस दोनों ही पूरी तरह से वित्त पोषित पेंशन योजनाएं हैं। केंद्र सरकार के अधिकांश कर्मचारियों के एनपीएस से यूपीएस में जाने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि बाद में 25 साल तक सेवा करने वालों को मासिक पेंशन के रूप में पिछले 12 महीनों के औसत आधार वेतन का 50% गारंटी दी जाएगी, जो कर्मचारी संघों की एक प्रमुख मांग भी है। हालांकि इसमें ऑप्शन जरूर हर किसी के पास रहेगा कि आखिर क्या आपको एनपीएस लेना है या फिर यूपीएस लेना है। हालांकि पुरानी पेंशन योजना और एकीकृत पेंशन योजना के बीच में अब उम्मीद ये जाहिर की जा रही है कि आने वाले समय में हर कोई यूपीएस को चुनेगा। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत में लोगों को एक लंबे समय तक के लिए पेंशन की जो मांग उनकी थी, ऐसे में उन्हें एक बड़ा मुनाफा पहुंचाने की कोशिश सरकारों की ओर से किया जा रहा है और एनपीएस से यूपीएस में जाने की उम्मीद बहुत ज्यादा इस दौरान बढ़ भी जाती है, क्योंकि बाद में देखिए जिस तरह से यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन योजना लाई गई है, इसके तहत आपको फायदा ये होगा अगर कोई भी सरकारी कर्मचारी 25 साल तक काम करता है तो उसके बाद जो रिटायरमेंट से पहले के अंतिम 12 महीने हैं उसका 50% यानी कि 50% जो राशि है आपका जो वेतन है वो आपको रिटायरमेंट के तौर पर दिया जाएगा। 10 साल अगर कोई सरकारी कर्मचारी काम करता है तो उन्हें हर महीने 10,000 रुपये उनके खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि बीच में पेंशन पर जिस तरीके से रोक लगी थी, एक बहुत बड़ी परेशानी आन पड़ी थी, इसको अब सॉल्व कर दिया गया है। एक बार फिर से ओल्ड पेंशन स्कीम की तरह ही इस यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन योजना के जैसे ही आपको इसमें एक फिक्स अमाउंट हर महीने आपके खाते में डाले जाएंगे। तो बिल्कुल, और इसी के तहत में भारत सरकार भी लगातार उन लोगों के लिए प्रयासरत है जो कि पेंशन स्कीम को लेकर के लंबे अरसे से मांग कर रहे थे। अब ऐसे में इसे थोड़ा सा और रिजॉल्व करने की कोशिश की गई है। और साथ ही ये जानकारी के लिए बता दें कि एनपीएस या यूपीएस चुनने का ऑप्शन आपके पास रहेगा। आप खुद चुन पाएंगे कि एनपीएस आपको रखना है या फिर यूपीएस लेना है। बिल्कुल। तो फिलहाल आप खबरों में आगे बढ़ेंगे। विशेषज्ञता हासिल करने के लिए राजनाथ ने प्रमुख अमेरिकी नौसेना केंद्र का दौरा किया है। ये खबर आप हिंदुस्तान टाइम्स में देख पाएंगे और ये खबर रक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई है। देखिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को टेनेसी के मेम्फिस में जहाजों और पनडुब्बियों के लिए एक आधुनिक अमेरिकी नौसेना प्रशिक्षण सुविधा का दौरा किया था। यह ऐसे समय में हुआ है जब भारत स्थानीय रूप से उत्पादित प्लेटफॉर्मों के लिए एक समान सुविधा स्थापित करने पर विचार कर रहा है। रक्षा मंत्रालय ने रविवार को यह जानकारी दी। सिंह ने मेम्फिस में नौसेना सतह युद्ध केंद्र में विलियम बी मॉर्गन बड़े कैविटेशन चैनल यानी कि
एलसीसी का दौरा किया, जहां पर वरिष्ठ अधिकारियों ने उन्हें दुनिया की सबसे बड़ी और तकनीकी रूप से सबसे उन्नत उच्च गति चर दबाव जल सुरंग सुविधाओं में से एक के बारे में जानकारी दी। तो देखिए, फिलहाल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भारत में किस तरह से डिफेंसिव सेक्टर को और मजबूत किया जा सकता है इस पर पूरा फोकस कर रहे हैं, और उनका फोकस सिर्फ इस पर ही नहीं है बल्कि किस तरह से तमाम ऐसे इक्विपमेंट्स भारत में लाए जा सकते हैं इस पर भी पूरा फोकस किया जा रहा है। तो फिलहाल लगातार रक्षा क्षेत्र को आगे बढ़ाने की कोशिश है ये, और साथ ही साथ ये भी हम आपको जानकारी दे दें कि लगातार रक्षा क्षेत्र में जिस तरीके से अब तक इन्वेस्ट हुआ है, या फिर अगर हम राजनाथ सिंह की भी बात करें तो राजनाथ सिंह भी लगातार ये कोशिशें करते रहे हैं कि अब तक कैसे और वेपन्स भारत लाए जा सके, या भारत में कई नए वेपन्स या टैंक्स बनाए जा सके। इसके लिए भारत सरकार भी प्रयासरत है, और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी, जहां एक और इस बीच यूएस के नेवी सेंटर पहुंचे थे, तो उस दौरान जब कई ऐसे एक्सपर्टीज से बातचीत की उन्होंने, और उनसे ये समझने और जानने की कोशिश की कि आखिर कैसे रक्षा क्षेत्र में और ज़्यादा उम्मीदें नज़र आती हैं भारत को खास तौर पर, और कैसे अमेरिका इसमें योगदान अपना दे सकता है, भारत की मदद कर सकता है। तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह का जब ये दौरा यूएस का हुआ तो यूएस नेवी टेस्टिंग फैसिलिटी के पास पहुंचे हुए थे। साथ ही इसमें यह भी बताया गया कि किस तरीके से यहाँ पर भारत के पास अगर नए आधुनिकीकरण के तहत में अगर किसी भी तरीके के LCH हेलीकॉप्टर्स चाहे वो लाए जाने हो, चाहे वो वेपन सप्लाई का मुद्दा रहा हो, चाहे वो DRDO की तरफ से जो भी तमाम व्यवस्थाओं को लेकर के, क्योंकि रिसर्च बार बार इसमें की जा रही है भारत की ओर से भी, तो उन सभी चीज़ों को समझने की कोशिश राजनाथ सिंह की ओर से की गई है, और उसके बाद से भारत में इसे इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा इस पर भी विचार किया गया। बिल्कुल। तो देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को ही टेनेसी के मेफिस में जहाज़ों और पनडुब्बियों के लिए एक आधुनिक अमेरिकी नौसेना परीक्षण सुविधा का दौरा किया था, और यहाँ ऐसे समय में ये दौरा किया गया जब भारत स्थानीय रूप से उत्पादित प्लेटफॉर्म के लिए एक समान सुविधा स्थापित करने पर विचार कर रहा है, और रक्षा मंत्रालय ने रविवार को ये जानकारी दी थी। वहीं राजनाथ सिंह ने मेफिस में नौसेना सतह युद्ध केंद्र में विलियम बी मॉर्गन बड़े कैबिनेटेशन चैनल यानी कि LCC का दौरा भी किया था, जहां पर वरिष्ठ अधिकारियों ने उन्हें दुनिया की सबसे बड़ी और तकनीकी रूप से सबसे उन्नत उच्च गति चर दबाव जल सुरंग सुविधाओं में से एक के बारे में जानकारी दी थी। चलिए ठीक है, खबरों में बढ़ते हैं आगे, जहां ड्रग्स तस्करी वैश्विक मुद्दा, दृढ़ संकल्प और राजनीति से ध्वस्त करेंगे नेटवर्क अमित शाह। तो टाइम्स ऑफ इंडिया में इस खबर को तरजीह दी गई है, वो खबर हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को कहा कि मादक पदार्थों का अवैध कारोबार न केवल भारत के लिए चुनौती है बल्कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या है, और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय समस्या बताते हुए साफ तौर पर इस पर फोकस करने की बात कही गई है। तो फिलहाल देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से इस बात का जिक्र किया गया था कि मादक पदार्थों का अवैध कारोबार भारत के लिए ही सिर्फ चुनौती नहीं है, साथ ही यह अंतर्राष्ट्रीय समस्या भी बनकर के उभर रहा है। उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया कि दृढ़ संकल्प और रणनीति के साथ में देश की समस्या को पार किया जा सकता है, इससे बचा जा सकता है। और शाह ने आज नवा रायपुर के एक होटल में छत्तीसगढ़ में, माफ कीजिएगा ये बीते कल की खबर है, अखबार में ये खबर आज आपको देखने और पढ़ने को मिलेगी। दरअसल छत्तीसगढ़ में मादक पदार्थों के परिदृश्य पर एक बैठक को संबोधित जिस दौरान कर रहे थे गृह मंत्री अमित शाह, इस दौरान शाह ने मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के खिलाफ लड़ाई में सफलता प्राप्त करने के लिए मादक पदार्थों का पता लगाने, नेटवर्क को नष्ट करने, अपराधी को हिरासत में लेने और नशे के आदि में लोगों का पुनर्वास करने के 4 सूत्रों पर जोर दिया है। बिल्कुल। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ पहुंचे थे, और छत्तीसगढ़ जब वो पहुंचे कार्यक्रम में उन्होंने प्रतिभाग किया। उस दौरान कई ऐसी बातों का जिक्र किया गया अमित शाह की ओर से, जिसमें से एक ये ड्रग फ्री इंडिया का भी जिक्र उन्होंने किया था। मेकिंग इंडिया ड्रग फ्री बाय 47 नाउ एवरी सिटीजन वो, यानी 2047 तक का जो विजन
सरकार ने तय किया है। कहीं ना कहीं उस विजन के तहत काम करने की बात कही गई है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ तौर पर कहा है कि जो ड्रग्स की लत है ये भारत को अपने जद में ले रहा है और सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि ये एक वैश्विक चुनौती है, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इसका समाधान होना चाहिए और इसके समाधान के लिए सरकार हर संभव कोशिश तो कर रही है, लेकिन इसमें लोगों को भी अपना सहयोग देना होगा। देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिजॉल्व ऑफ अ ड्रग फ्री इंडिया इज नाउ बिकमिंग द वर्व ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह सेड इन रायपुर और संडे, यानी रविवार यानी कल के दिन रायपुर पहुंचे थे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जहां उन्होंने कहा कि भारत को ड्रग फ्री बनाना ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक सपना है, एक संकल्प है जिसे पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास और काम किया जा रहा है। इलीगल ट्रेड ऑफ नारकोटिक्स इज अ थ्रेट टू द नेशन एंड द मनी अर्न फ्रॉम दिस क्राइम इज यूज्ड टू प्रमोट टेररिज्म, यानी साफ तौर पर यह कहा गया कि इसके जरिए जो पैसा आ रहा है उसको टेररिज्म में यानी आतंकवाद में इस्तेमाल किया जा रहा है, गलत काम में इस्तेमाल किया जा रहा है। इसलिए अभी आपको याद भी होगा कि कई बड़े फैसले सरकार की ओर से लिए गए थे ताकि इस तरह की समस्याओं का समाधान हो सके। फिलहाल खबरों में आगे भी बढ़ेंगे, लेकिन वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है। हम जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद, आप कहीं मत जाइए। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। शुद्धता और विश्वास, तभी तो हम चुनते हैं बेहतरीन मसाले जो शुद्धता, सुगंध और स्वाद में बढ़िया है। प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। असली मसाले सच सच MDH। एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड चाहिए। वो हरे बोर्ड निकाल दे भाई। ये तो एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड नहीं है। सारे हरे बोर्ड एक जैसे ही होते हैं। क्या ये दीमक बोरर रेजिस्टेंट है और वाटर रेजिस्टेंट? हम बैठे हैं ना। किसी भी हरे बोर्ड को HDHMR समझकर घर लाओगे तो पछताओगे, क्योंकि सिर्फ एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड ही है वाटर, टर्माइट और बोरर रेजिस्टेंट। जॉइंट पेन के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के अमेजिंग रिजल्ट सबको पता है, पर क्या आपको पता है कि पुराने और ज्यादा बिगड़े दर्द के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स को भी रेगुलर यूज करना चाहिए। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। MDH किचन किंग मसाले को किंग क्यों कहते हैं? अगर MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला, मिक्स वेजिटेबल, मटर पनीर और भी बहुत कुछ। ये तो मैजिक है। बहुत बढ़िया। लाइक मैजिक। I imagine. Create and I learn. With my university. With my names. हिंग देना वो वाली MDH की सुपर हीट। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। असली मसाले सच सच MDH। गला क्या? नो सर। जला क्या? नो सर। दीमक बोरर से कुछ हुआ क्या? नो सर। एक्शन टेसा का बॉयलो बोर्ड है फायर रिटार्डेंट, बॉइलिंग वाटर और बोरर टर्माइट प्रूफ। एक्शन टेसा का बॉयलो बोर्ड सबसे बेहतर, सबसे मजबूत। आपकी ये वुडन फ्लोरिंग सिर्फ दिखती अच्छी है या कुछ खूबियाँ भी हैं? ये है स्क्रैच रेजिस्टेंट, वाटर और स्टेन रेजिस्टेंट, टर्माइट रेजिस्टेंट और है इजी टू मेंटेन, चलती भी लंबी है। यानी मुझे भी इससे प्यार कर लेना चाहिए। एक्शन टेसा लैमिनेट वुडन फ्लोरिंग विद जर्मन टेक्नोलॉजी। गेट रेडी टू बी फ्लोर्ड। केड़ा मसाला होए? छोलिए दा या लोबिए दा? पंजाबी छोले दा या पिंडी चने दा? अब छोलिया हो या लोबिया, पंजाबी छोले या पिंडी चने, सबको मजेदार बने।
डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं। और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। लोग सोचते हैं मैंने बहुत कुछ पा लिया है दिल में, मगर आज भी वही जज्बा है, कुछ और बेहतर करना है। देश का फ्यूचर किताबों में डूब तो रहा है, पर आसमां छूने की ताकत है उसमें। ये एहसास उसे कराना है। लड़कियां हक से अपनी जिंदगी बनाने लगी हैं, मगर ये जो हिचकिचाहट है इसे हटाना है। बेखौफ चल सके ऐसा माहौल बनाना है। बॉल को स्टेडियम पार कराने का हुनर तो है उसमें, बस जरा नजर चूक रही है। इस हुनर को सही नजर से मिलवाना है। अव्वल दर्जे का कारीगर है वो। उसकी मुश्किलों को ताकत देकर कारीगरी उसकी दुनिया तक पहुंचानी है। माना कि रोशनी है मेरे देश में आज भी, पर बेहतर रोशनी से बेहतर भारत बनाना है। बेहतर रोशनी, बेहतर जिंदगी, बनेगी बेहतर तस्वीर देश की। नीफ्लक्स LED, भरोसा भारत का। I imagine, I create and I learn. With my university. With my name. चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। रुक करते हैं खबरों की ओर। नेता से खींचतान में अटका कांग्रेस की पहली सूची। दैनिक जागरण में इस खबर को जगह दी गई है। नेता से खींचतान में कांग्रेस की पहली सूची अटक गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ चुनाव पूर्व हुए गठबंधन में कांग्रेस की पहली सूची का इंतजार बेसब्री से हो रहा है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेताओं की नजरें आज दिन भर पहली सूची पर बनी हुई है। पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने पहली सूची वाले नाम फाइनल कर दिए हैं। दिल्ली से सूची जारी होगी। कश्मीर के अनंतनाग से डोरू विधानसभा क्षेत्र से पूर्व प्रदेश प्रधान गुलाम अहमद मीर को सीट मिलना तय है। इस तरह से बनिहाल से पूर्व प्रदेश प्रधान विकार रसूल की उम्मीदवारी भी निर्धारित ही है। पंजाब के पूर्व मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा के नेतृत्व वाली स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आज श्रीनगर में फिर हुई। तो बिल्कुल देखिए, ये हेडलाइन जो आप देख रहे हैं, नेगा से खींचतान में अटकी कांग्रेस की पहली सूची, ये खबर आप दैनिक जागरण में देख पाएंगे। दरअसल इस खबर के बारे में थोड़ा और विस्तार से अगर आपको जानकारी दे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ में चुनाव पूर्व गठबंधन की घोषणा के बाद से कांग्रेस को प्रत्याशियों के नामों की घोषणा में पसीने छूट रहे थे और साथ ही साथ स्थानीय नेताओं के बगावती सुर और कुछ जगहों पर नेताओं की खुली नाराजगी के बाद से पार्टी पहली सूची जारी नहीं कर पा रही है। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि मंगलवार को यानी कल आने वाले अगले दिन में आपको ये भी देखने को मिलेगा कि जब पहले चरण के नामांकन का अंतिम दिन है तो उससे पहले क्या सूची पर सहमति बन पाती है या नहीं, क्योंकि मनमुटाव की खबरें अभी भी बताई जा रही है दोनों पार्टियों के बीच में। और खासतौर पर जब नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन हुआ तो इसको लेकर भी कयास लगाए जा रहे थे कि क्या मैनिफेस्टो के साथ में कांग्रेस भी कहीं ना कहीं सुर में सुर मिलाएगी। हालांकि अभी तक जीए मीर का डूरू से चुनाव लड़ना तय, तो विकार रसूल बनिहाल सीट से प्रत्याशी बनाए जा सकते हैं, ऐसी भी संभावनाएं जाहिर की जा रही हैं। और यहां के अगर सीटों के तालमेल को समझने की कोशिश करें तो कांग्रेस और नेका ने सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। इसमें सभी बंटवारे पर औपचारिक घोषणा अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन माना यह जरूर जा रहा है कि 55 पर नेका और 35 पर कांग्रेस चुनाव लड़ सकती है। कश्मीर संभाग में नेका के पास अधिकतर, नेका यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस और नेका के पास अधिकतर सीटें रहेंगी, जबकि कांग्रेस अपने पास करीब 6 सीट मिला सकती है।
एक और जहां आप देखिए 90 सीटों में से 55 पर नेका की ओर से ये फैसला दिया गया है कि 55 सीटें अपने पास नेका रखेगा तो कांग्रेस के खाते में 35 सीटें जाएंगी। यानी कि इसमें भी कहीं ना कहीं राजनीति में भी जोड़ तोड़ करके वो सीटों को के आंकड़े को समझने की कोशिश और अपने अपने खाते में रखने की कोशिश की गई है। हालांकि स्थानीय पार्टी जरूर है नेशनल कॉन्फ्रेंस, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस का पिछली बार भी हमने देखा था कि बहुत शानदार प्रदर्शन नहीं रहा था। लेकिन क्या ये गठबंधन इस बार कमाल करता है, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ चुनाव पूर्व हुए गठबंधन में कांग्रेस की पहली सूची का इंतजार बेसब्री से हो रहा है और अब भी ये इंतजार बरकरार है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेताओं की नजरें आज दिन भर पहली सूची पर टिकी रही। पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने पहली सूची वाले नाम फाइनल कर दिए हैं। दिल्ली से सूची जारी होगी और कश्मीर के अनंतनाग से दोनों विधानसभा क्षेत्र से पूर्व प्रदेश प्रधान गुलाम अहमद मीर को सीट मिलना तय है। इस तरह से ही बनिहाल से पूर्व प्रदेश प्रधान वकार रसूल की उम्मीदवारी भी निर्धारित कर दी गई है। पंजाब के पूर्व मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा के नेतृत्व वाली स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक श्रीनगर में फिर से हुई, जिसमें प्रदेश प्रधान तारिक हमीद करा ने भाग लिया था। तो देखिए, सीट शेयरिंग पर अब भी जो पेच है वो अटका हुआ है कि आखिर किस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच जो गठबंधन हुआ है वो जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में काम करेगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। बीजेपी का जम्मू कश्मीर की 50 सीटों के उम्मीदवारों पर मंथन जारी है। द इकोनॉमिक टाइम्स में इस खबर को तरजीह दी गई है। तो फिलहाल आपकी जानकारी के लिए बता दें, भारतीय जनता पार्टी ने रविवार को जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए करीब 50 उम्मीदवारों के नाम पर मंथन किया। सूत्रों के मुताबिक परिसीमन के बाद से बदली परिस्थिति और बदले हुए समीकरण की वजह से कुछ पुराने चेहरों का टिकट भी काटा जा सकता है, ऐसी संभावनाएं जाहिर की जा रही हैं। ये भी बताया गया है कि बीजेपी कश्मीर में 11 उम्मीदवार जबकि जम्मू क्षेत्र में कुल 43 सीटों पर उम्मीदवार उतार सकती है। और साथ ही साथ देखिए, आज इस सूची का इंतजार हर किसी को बीजेपी की ओर से है और क्या होने वाला है इस मौके पर ये देखना होगा, क्योंकि कुछ सीटों पर जहां पुराने चेहरे आपको नजर आएंगे तो कुछ सीटों पर बदले हुए चेहरे भी आपको दिखाई देंगे। बिल्कुल, देखिए बीजेपी ने 50 कैंडिडेट्स जम्मू कश्मीर में कौन से वो होंगे उनके नाम फाइनल कर लिए हैं। मे फाइल सेवरल मुस्लिम इन पुंछ बेल्ट, यानी कि मुस्लिम उम्मीदवारों को भी पुंछ बेल्ट में इस बार चुना जा सकता है बीजेपी की ओर से। तो देखिए, फिलहाल सीईसी की बैठक कल हुई थी और ये काफ़ी बड़ी बैठक थी जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी देर मंथन के बाद जम्मू कश्मीर में, क्योंकि विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और ऐसे में बीजेपी पूरी कोशिश में लगी हुई है कि जब 370 आर्टिकल हटाने में बीजेपी ने पूरी कोशिश की है तो ये कह सकते हैं कि ये जो इस बार बीजेपी के लिए एक पक्ष है ये किसी दूसरे के पाले में ना चला जाए, इस पर पूरा फोकस किया जा रहा है। बीजेपी हैज़ फाइनलाइज्ड कैंडिडेट्स फॉर मोर देन 50 सीट इन जम्मू एंड कश्मीर में फाइल several Muslim candidates in Poonch Rajouri region according to the sources यानी कि सूत्रों के हवाले से खबर है कि जो 50 उम्मीदवार हैं इसमें राजौरी और पुंछ में मुस्लिम उम्मीदवारों को जगह यानी कि टिकट बीजेपी दे सकती है। बीजेपी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी चेयर्ड बाय पार्टी चीफ जेपी नड्डा एंड अटेंडेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड होम मिनिस्टर अमित शाह, यानी इसी की बैठक में न केवल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल हुए थे बल्कि नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए थे, अमित शाह भी इस बैठक में शामिल हुए थे। और बैठक में जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर जो तारीखों का ऐलान हुआ है उसको लेकर चर्चा की गई, क्योंकि अब कैंडिडेट्स के नाम फाइनल करना ये एक बड़ी प्राथमिकता और एक कह सकते हैं कि जिम्मेदारी पार्टी की बन जाती है। हालांकि अभी ये तय नहीं हुआ है कि कांग्रेस अपनी तरफ से किन उम्मीदवारों को उतारेगी, लेकिन ये जरूर तय हो गया कि बीजेपी ने 50 कैंडिडेट्स के नाम फाइनल कर लिए हैं, फाइनलाइज कर दिया गया है। हालांकि उम्मीदवार कौन कौन होंगे अभी इस बात का भी पूरा खुलासा सही तरीके से नहीं हो पाया है, लेकिन 50 कैंडिडेट्स अभी फिलहाल उतारे जाएंगे। बीजेपी इज लाइकली टू कंटेस्ट ऑन 60 to 70 seats and may support independent on other seats, source said। यानी कि सूत्रों के हवाले से ये भी जानकारी है कि बीजेपी 60 से 70 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है और ऐसे में अगर जरूरत पड़ी तो इंडिपेंडेंट यानी कि जो निर्दलीय हैं उनको भी इस बार सपोर्ट बीजेपी की ओर से मिल सकता है। रविंदर रैना बीजेपी जम्मू कश्मीर यूनिट चीफ में कंटेस्ट फ्रॉम नौशीरा, यानी कि नौशेरा से रविंदर रैना इस बार
उम्मीदवारी तय कर सकते हैं। और साथ ही देखना ये होगा कि इस बार जम्मू कश्मीर चुनाव के दौरान आखिर बीजेपी के लिए क्या संभावनाएं नजर आती हैं। तो बिल्कुल देखिए, बीजेपी लगातार इन दिनों बैठकें भी कर रही है जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर के, और दूसरी तरफ विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम जहां तय करने के वास्ते रविवार को जब शाम एक बैठक हुई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और सीईसी के अन्य सदस्य भी जम्मू कश्मीर के पार्टी नेताओं के साथ में बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए थे। और साथ ही साथ इसी वजह से उम्मीद की जा रही है कि आज संभवतः एक पहली सूची जरूर बीजेपी की ओर से जारी की जाएगी। हालांकि उम्मीद ये है कि पहली सूची में 50 उम्मीदवारों के नाम होंगे। 90 सीटों पर जहां जम्मू कश्मीर में चुनाव है तो पहली सूची आज बीजेपी के सामने आएगी और इसके बाद बाकी के बचे हुए सीटों को लेकर भी विचार विमर्श किया जाएगा, यानी कुल 40 सीटें। और साथ ही इस बार बीजेपी जरूर ये कोशिश करेगी कि ज्यादा सीटें बीजेपी के पास आए और बीजेपी अपना बेहतरीन प्रदर्शन जम्मू कश्मीर में दिखा पाए, क्योंकि अब तक बीजेपी की पकड़ मजबूत जरूर जम्मू कश्मीर में नजर आ रही है। चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। उमर ने पीडीपी से उम्मीदवार न उतारने को कहा है। एनसी के चुनाव घोषणा पत्र पर ध्यान देने के लिए शाह को धन्यवाद दिया। द हिंदू अखबार में इस खबर को तरजीह दी गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी कि एनसी के उपाध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने रविवार को पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कि पीडीपी से कहा है कि वो जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस उम्मीदवारों के खिलाफ उम्मीदवार ना उतारे, क्योंकि उनका एजेंडा एक ही है। उन्होंने महबूबा मुफ्ती के नेतृत्व वाली पार्टी पर एनसी के घोषणा पत्र की नकल करने का भी आरोप लगाया। एनसी नेता की टिप्पणी सुश्री मुफ्ती द्वारा बीजेपी के साथ गठबंधन की संभावना को खारिज करने और इंडिया ब्लॉक सहयोगियों कांग्रेस और एनसी का समर्थन करते हुए कहा, पीडीपी के लिए सत्ता और सीटें मायने नहीं रखती। अगर वो हमारा एजेंडा स्वीकार करते हैं तो हमारी पार्टी एनसी कांग्रेस गठबंधन का समर्थन करेगी। वहीं अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आभारी हैं कि उन्होंने उनकी पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र पर ध्यान दिया है। तो फिलहाल आपको ये बता दें कि जिस तरीके से अभी तक लगातार ये कोशिशें की जा रही हैं कि कैसे आखिर पीडीपी तो वहीं पुलिस भर्ती में 2 सिपाहियों समेत 16 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। एटा, मैनपुरी और अलीगढ़ में पकड़े गए हैं सॉल्वर। और अमर उजाला में इस खबर को तरजीह दी गई है। यूपी पुलिस में सिपाही नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर सीधी भर्ती के लिए आयोजित लिखित परीक्षा के तीसरे दिन रविवार को परीक्षा में सेंधमारी के प्रयास में 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसमें यूपी पुलिस के 2 सिपाही समेत 8 सॉल्वर्स भी शामिल हैं। शनिवार को बलरामपुर से दूसरे की जगह परीक्षा देने आए 2 सिपाहियों को गिरफ्तार किया गया। इनमें अलीगढ़ स्थित पीएसी की 45वीं वाहिनी का सिपाही भगवान सिंह शामिल है। वो अभ्यर्थी गजेंद्र सिंह के स्थान पर परीक्षा देने आया था। दूसरा भगवान सिंह का सहयोगी जो कि उसका सहयोग कर रहा था मथुरा में विशेष सुरक्षा बल में तैनात आरक्षी गोविंद सिंह है। तो फिलहाल ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, दरअसल ये सॉल्वर गैंग का एक शख्स था जिसको गिरफ्तार किया है पुलिस ने। और सिपाही भर्ती परीक्षा में तीसरे दिन 2 पुलिसकर्मी समेत 16 को गिरफ्तार किया गया है। इस खबर के बारे में और ज्यादा जानकारी अगर हम आपको दें तो देखिए, अब तक ये बताया जा रहा है कि कुल 185 संदिग्ध मिल चुके हैं पुलिस भर्ती परीक्षा के दौरान। और साथ ही इस पूरे मामले को लेकर के जिस तरीके से गड़बड़ियां सामने आ रही हैं, तीसरा दिन था ये और इस तीसरे दिन में पुलिस की ओर से
16 लोगों की कुल गिरफ्तारी की गई है, जिसमें कि 2 पुलिसकर्मियों के नाम भी सामने आए हैं। यूपी पुलिस में सिपाही नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर सीधी भर्ती के लिए आयोजित लिखित परीक्षा के तीसरे दिन यानी रविवार को परीक्षा में सेंधमारी के प्रयास में 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही ये भी बताया गया कि इसमें यूपी पुलिस के 2 सिपाही समेत 8 सॉल्वर जो कि सक्रिय होकर के काम कर रहे थे और ये कोशिश कर रहे थे कि कैसे पेपर लीक करवाया जाए या किसी और के बदले जाकर वो खुद पेपर देने की कोशिश कर रहे थे और इसी दौरान पुलिस की ओर से इन सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल शनिवार को बलरामपुर से दूसरे की जगह परीक्षा देने आए 2 सिपाहियों को भी इस वक्त गिरफ्तार किया गया था। यानी शनिवार जब दूसरा दिन था पुलिस भर्ती परीक्षा का और रविवार जब तीसरा दिन था, दोनों दिन ये ऐसी गिरफ्तारियां की गई। आप इससे अंदाजा लगाइए कि एक और जहां लगातार कड़ी कार्रवाई की जा रही है, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पहले ही ये कहा जा चुका था कि अगर सॉल्वर गैंग के बारे में जानकारी मिलती है तो फिर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। बावजूद इसके अभी भी कई ऐसे सॉल्वर गैंग्स हैं जो कि सक्रिय होकर के लगातार ऐसे काम कर रहे हैं, परीक्षा के पेपर्स लीक करवाने की कोशिशें कर रहे हैं, तो वहीं किसी अन्य की जगह पर जाकर के खुद ये परीक्षा दे रहे हैं। बिल्कुल, देखिए शनिवार को गिरफ्तारी के बाद पुलिस मामले में फिलहाल जांच कर रही है और रविवार को दोनों को जेल भेजने के बाद डीजीपी मुख्यालय को इसका पता चला था। तो देखिए अभी भी इससे पहले भी आपने देखा किस तरह से पेपर लीक किया गया, धांधलेबाजी की गई, पेपर को आखिरकार रद्द करना पड़ा और कई ऐसे लाखों परीक्षार्थी थे, अभ्यर्थी थे जिन पर प्रभाव पड़ा, उनका भविष्य और समय भी बर्बाद हुआ। एक बार फिर से इस एग्जाम को आयोजित किया गया, कड़ी सुरक्षा में इस एग्जाम को आयोजित किया गया, लेकिन बावजूद इसके आप जो सॉल्वर गैंग है उसके गुर्गों को देख लीजिए, मनोबल कितना बढ़ा हुआ है कि कड़ी सुरक्षा के बीच जहां लाखों की हजारों की संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है ताकि एक छोटा सा परिंदा भी पर ना मार पाए, वहां पर इस तरह के सॉल्वर गैंग के जो सदस्य हैं वो किसी और परीक्षार्थी के नाम पर एग्जाम देने पहुंच जाते हैं। लगभग 7 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है और मामले की जांच की जा रही है और साफ तौर पर तीसरे दिन भी सॉल्वर गैंग के कई सदस्यों को गिरफ्तार करने का काम पुलिस ने किया है। सुरभि, साथ ही देखिए इसमें ये भी जानकारी दी गई है कि जहां 185 संदिग्धों के बारे में जानकारी पुलिस को मिली थी तो 84 अभ्यर्थी पहली पाली में और 101 दूसरे पाली में संदिग्ध पकड़े गए थे, जिनके बारे में जानकारी मिली थी कि या तो ये ब्लूटूथ से कनेक्ट होकर और किसी की मदद कर रहे थे वाया फोन कॉल, और साथ ही ये भी माना जा रहा है कि दूसरे का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के साथ ही वो किसी और की जगह पे कोई और जाकर के परीक्षाएं दे रहा था। लेकिन जैसे ही इस बारे में यानी कि सुरक्षा व्यवस्था अगर आप समझे तो इतनी कड़ी की गई है कि इतनी कोशिशों के बावजूद ऐसे लोगों की के मनोबल को कैसे ध्वस्त किया गया है, क्योंकि गिरफ्तारियां इसमें लगातार की जा रही हैं। और एक शख्स के बारे में और जानकारी सामने आई। दरअसल सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए जब ये शख्स पहुंचा था, युवा जो पहुंचा था, उसका पेपर खराब हो गया जिस वजह से उसने अपनी जान दे दी फांसी के फंदे पर झूलकर। लेकिन इससे आप ये भी समझ सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि एक और जहां कुछ युवाओं के लिए ये एग्जाम्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं, तो ऐसे में जो लोग धांधली करने की कोशिश करते हैं कितने भविष्यों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बिल्कुल, वहीं कोलकाता बलात्कार हत्याकांड में सीबीआई ने पॉलीग्राफ परीक्षण पूरा कर लिया है और द हिंदू अखबार में इस खबर को तरजीह दी गई है। तो फिलहाल देखिए केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई ने रविवार को कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक रेजिडेंट डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के सिलसिले में 7 लोगों पर पॉलीग्राफ परीक्षण पूरा किया। शनिवार को 4 डॉक्टरों पर पॉलीग्राफ टेस्ट करवाया गया था, जिन्होंने 9 अगस्त की सुबह पीड़िता के साथ में भोजन किया था और जब रात का डिनर उन्होंने साथ में किया था, उन सभी का भी पॉलीग्राफ टेस्ट करवाया गया ताकि ये समझा जा सके कि क्या कहीं वो कुछ छुपाने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं, उन्हें भी क्या इस मामले में और ज़्यादा जानकारी थी। सीबीआई की टीम लगातार इस मामले में कोशिशें कर रही है, प्रयास कर रही है कि जल्द से जल्द जो लोग वाकई आरोपी हैं उन तक जो दायरा है जांच का वो पहुंच सके और उनकी भी गिरफ्तारी हो। बिल्कुल, देखिए सीबीआई की टीम ने प्रेसिडेंसी सुधार गृह का दौरा किया और आरोपी संजय रॉय जो एक नागरिक पुलिस स्वयंसेवक है और उसका भी परीक्षण किया गया। एक अन्य पुलिस स्वयंसेवक और आरजी कर एमसीएच के पूर्व प्रिंसिपल संदीप कुमार घोष पर भी परीक्षण पॉलीग्राफी का किया गया। सभी 7 ने परीक्षण के लिए अपनी सहमति दी है और आपको बता दें कि सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन की
संडे के दिन पॉलीग्राफी पूरा किया गया। ये पॉलीग्राफी टेस्ट पूरा किया गया। 7 लोग हैं जिनको इस मामले में लगातार घेरा जा रहा है, कटघरे में खड़े हैं, सवाल उनसे पूछे जा रहे हैं, उनका पॉलीग्राफ टेस्ट किया गया है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में ये जांच की जा रही है। इतना ही नहीं, सैटरडे को पॉलीग्राफी टेस्ट वर कंडक्टेड ऑन 4 डॉक्टर हु हैड डिनर विद द विक्टिम इन द अर्लियर आवर ऑफ अगस्त 9। यानी साफ तौर पर देखिए, उन 4 डॉक्टरों से भी पूछताछ की गई है जिन्होंने ट्रेनी डॉक्टर के साथ उनकी रेप और हत्या से पहले उनके साथ डिनर किया था। और संडे को सीबीआई टीम प्रेसिडेंसी करेक्शन होम एंड कंडक्ट द टेस्ट ऑन द एक्यूज संजय रॉय एंड सिविक पुलिस वॉलंटियर। संजय रॉय जो कि एक सिविक पुलिस वॉलंटियर था, उसकी भी पूछताछ के बाद मुश्किलें अब बढ़ती नजर आ रही हैं, क्योंकि पॉलीग्राफ टेस्ट में कई सवाल बैक टू बैक संजय रॉय से पूछे गए और उन तमाम सवालों के जवाब भी जानकारी के अनुसार यह है कि संजय रॉय के पास नहीं थे। अब संजय रॉय ही नहीं बल्कि वो 4 डॉक्टर जिन्होंने डिनर किया था इस पूरे कांड से पहले, और उसके अलावा जो इर्द गिर्द कुछ लोग मौजूद थे, उनसे भी पूछताछ की जा रही है ताकि सवालों के जवाब को मिलाया जा सके और उस जवाब के आधार पर पूरी एक रिपोर्ट तैयार की जा सके कि आखिर 9 अगस्त की रात हुआ क्या था, आखिर किस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया और अंजाम देने में क्या वाकई सिर्फ एक आरोपी संजय रॉय था या फिर उसके साथ कई और आरोपी इस पूरे मामले में संलिप्त थे। साथ ही साथ देखिए, अभी भी जो पॉलीग्राफी टेस्ट है वो किया जा रहा है। संदीप कुमार घोष जो कि प्रिंसिपल हैं, उनसे भी पूछताछ की गई और 7 और आरोपियों को हिरासत में लिया गया है पूछताछ के लिए। चले खबरों में बढ़ेंगे आगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ब्रजवासियों को सौगात दी है। कृष्ण जन्मोत्सव कार्यक्रम का किया आयोजन और ये इस वक्त की काफी महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको दे रहे हैं, क्योंकि अमर उजाला में भी इस खबर को तरजीह दी गई है। मथुरा से लेकर बरसाना तक सीएम योगी की सरकार द्वारा लगातार विकास कार्य किए जा रहे हैं। कल मथुरा पहुंचकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने मथुरा को करोड़ों की सौगात तो दी है और इसी के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को बरसाना वासियों को रोपवे की सौगात दी। अब ब्रह्मांचल पर्वत पर विराजमान राधा रानी के लिए भक्तों को 251 सीढ़ियां नहीं चढ़नी पड़ेंगी। बरसाना में 15 करोड़ 89 लाख रुपए की लागत से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण के अंतर्गत पीपीपी मॉडल पर रोपवे प्रोजेक्ट को शुरू कर दिया है। और देखिए, इस रोपवे प्रोजेक्ट की पहले भी कई बार चर्चा की गई, पहले भी इसका कई बार जिक्र हुआ, लेकिन अब मथुरा और बरसाना वासियों को खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी सौगात दी है। रोपवे की शुरुआत अब की गई है राज्य में। सनातन और देश की रक्षा के लिए जिस तरीके से लगातार कोशिशें की जा रही है और साथ ही ये देखिए कि मथुरा पहुंचे योगी आदित्यनाथ, तो उन्होंने ये भी कहा कि सनातन और देश की रक्षा के लिए आगे आए संतों से उन्होंने एक और जहां अपील की, तो वहीं मथुरा वासियों को एक बड़ी सौगात भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी है। दरअसल जब भी मथुरा में कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाता है तो उस दौरान हमने देखा है कि कितनी भव्य तैयारियां होती हैं और इसी के तहत में ये बड़ी सौगात योगी आदित्यनाथ की ओर से दी गई। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत और सनातन धर्म के सामने चुनौतियां इस वक्त खड़ी हैं, इनकी रक्षा को संत समाज को आगे आना चाहिए, देश के एक एक व्यक्ति को एकजुट करना चाहिए, एक भी साजिश को सफल नहीं होने दिया जाना चाहिए। और इसी दौरान उन्होंने तमाम बातों का जिक्र करते हुए रोपवे की भी सौगात मथुरा वासियों को दी है, ताकि अब मथुरा वासियों को और ज़्यादा दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ जो लोग नहीं चढ़ पाते उनके लिए खासतौर पर ये बहुत ज़्यादा राहत भरी खबर है। चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। और जिस तरह से लगातार विरोध किया गया, प्रदर्शन किया गया और अब बड़ी सौगात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यवासियों को दी है। बड़ी सौगात के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब आपका सफर और ज़्यादा आसान कर दिया है। श्रद्धालुओं की सुविधा का खास ख्याल रखा गया है। तो देखिए, फिलहाल इस खबर को भी तरजीह दी गई है। द इंडियन एक्सप्रेस में एमसीडी चुनाव से पहले आपके 5 पार्षद बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो फिलहाल
अखबार की ये कटिंग जो आप देख रहे हैं, इंडियन एक्सप्रेस अखबार की ये कटिंग है। दरअसल महापौर शैली ओबरॉय द्वारा दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी सचिव को नगर निकाय की क्षेत्रीय वार्ड समितियों और स्थायी समितियों के चुनाव की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश जारी किया गया। साथ ही 2 दिन बाद ही ये निर्देश जारी किए जाने की भी बात सामने आई थी। रविवार को आम आदमी पार्टी के 5 पार्षद भारतीय जनता पार्टी के साथ शामिल हो गए, यानी भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिलाने का काम किया है। बीजेपी में शामिल होने वाले पार्षदों में रामचंद्र जो कि वार्ड 28 से आते हैं, पवन सहरावत वार्ड 30 से, ममता पवन वार्ड 177 से और सुगंधा बिधूड़ी वार्ड 178 और मंजू निर्मल वार्ड 180 से शामिल हैं। बिल्कुल देखिए, और हाउ द डिफेक्शन could hurt up and bolster बीजेपी इन एमसीडी, ये खबर हमने आपको बताई। आज घर घर जन्मेंगे कान्हा, गूंजेगी मंगल बधाई। अमर उजाला में इस खबर को तरजीह दी गई है। हिंदू पंचांग के अनुसार कृष्ण जन्मोत्सव का पर्व आज प्रत्येक वर्ष की भांति भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि को मनाया जाता है और इस बार जन्माष्टमी 26 अगस्त यानी कि आज सोमवार के दिन मनाया जाएगा। ज्योतिष आचार्यों के अनुसार इस बार जन्माष्टमी जयंती योग में मनाई जा रही है, जिस कारण भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी। तो फिलहाल देखिए, आज हर घर में कृष्ण के जन्म के अवसर पर कैसे तैयारियां की गई हैं, और अगर आप मथुरा की बात करें तो ऐसे में आपको खास तौर पर वहाँ ऐसी तैयारियां ज़रूर सड़कों पर दिखाई देंगी। ये जगमग जो दीप आपको इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, इससे पहले जैसी तैयारियां हमने देखी थी, 5000 से अधिक दीपोत्सव का आयोजन करवाया गया था और श्री कृष्ण जन्मोत्सव का उल्लास जहां पूरे ब्रज में इस दौरान देखने को मिल रहा है, स्वर्ग की तरह उसे सजाया भी जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ आज घर घर में किलकारियां श्री कृष्ण की गूंजती हुई सुनाई जरूर देंगी। ऐसा महसूस हर बार श्री कृष्ण के भक्त खासतौर पर जरूर करते हैं जब भी कृष्ण जन्मोत्सव का मौका आता है। और ऐसे में सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विदेशों के इस्कॉन मंदिरों से भी आपको आज ऐसी तस्वीरें देखने को मिलेंगी। श्री कृष्ण जन्म स्थान पर मुख्य उत्सव का आयोजन किया जाएगा और यहाँ पर सुबह 5:30 बजे आज से जिसकी शुरुआत हुई है, रात के 1:30 तक आप इस कार्यक्रम को देख पाएंगे। आप खुद भी उसमें शामिल होने के लिए पहुंच सकते हैं। तो जगह जगह पर आज इसी तरीके की तैयारियां आपको नजर आएंगी। चलिए, इसी के साथ हमारे इस खास शो में इतना ही। नमस्कार।